हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.12। अब ये कह रहा है समझाइए क्यों। पहला आपके क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आगुण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। दूसरा, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। और तीसरा, ग्रीनियर अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपके क्लोरोबेंजीन का जो आपके द्विध्रुव आगुण होता है वो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। अब गाइस जो द्विध्रुव आगुण है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं म्यू से। तो अपन सबसे पहले लिख रहे हैं म्यू किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो म्यू क्लोरोबेंजीन या इसी को बोलते हैं द्विध्रुव आगुण क्लोरोबेंजीन कम है। तो कम है मतलब लेस देन किसकी तुलना में, म्यू बोले तो द्विध्रुव आगुण किसका, साइक्लोहेक्सिल और आपके क्लोराइड। अब गाइज ऐसा क्यों होता है तो उसका कारण अपन बताते हैं। तो गाइज कारण से पहले अपन बात करते हैं कि जो द्विध्रुव आगुण म्यू होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो गाइज द्विध्रुव आगुण म्यू का सूत्र होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो क्यू तो क्या है आपके यहाँ पर आवेश और दूसरा आपके डी क्या है, दूरी। तो गाइज अगर आवेश और दूरी दोनों ही कम हो जाए तो उस अवस्था में आपके द्विध्रुव आगुण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि आवेश और दूरी दोनों ही बढ़ जाए तो द्विध्रुव आगुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही चीज़ अपन को इसमें सिद्ध करनी है। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेश की कि आपके जो क्लोरोबेंजीन होता है उस क्लोरोबेंजीन के अंदर जो आवेश है वो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों की संरचनाएं बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन ने बनाई संरचना क्लोरोबेंजीन की। तो ये आपके हैं क्लोरीन और ये है आपके बेंजीन। तो ये तो है आपके क्लोरोबेंजीन। अब गाइस अपन नेक्स्ट बनाते हैं साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। तो उसके लिए ये Cl ये हो गया गाइस आपके साइक्लो हेक्सिल क्लोराइड। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन भी यहाँ पर आपके क्या है, क्लोरीन है और यहाँ आपके क्या है गाइस, क्या है आपके कार्बन। तो गाइस देखो ये कार्बन यहाँ पर एकल बंध से, यहाँ पर एकल बंध से और गाइस यहाँ आपके द्विबंध से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसा कार्बन जिसमें आपके एक द्विबंध मिलता है तो इस कार्बन का अगर हम बात करें संकरण की तो वो होता है आपके sp2 संकरण। तो यहाँ कार्बन का आपके संकरण कौन सा है, sp2 संकरण। जबकि अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में तो यहाँ जो कार्बन है ये कार्बन यहाँ भी एकल बंध, यहाँ भी एकल बंध, यहाँ भी एकल बंध। तो ऐसी अवस्था में जो कार्बन होगा वो आपके गाइस sp3 संकरित कार्बन होगा। ठीक है, तो इसमें आपके संकरण कौन सा है, sp3। अब गाइस अगर sp2 संकरित कार्बन है तो इस कार्बन की अगर हम बात करें विद्युत ऋणता की तो इस कार्बन की विद्युत ऋणता के अंदर आपकी कमी होगी या वृद्धि होगी। तो देखो अगर वो sp2 संकरित कार्बन है तो sp2 संकरित कार्बन में अगर हम बात करें s करैक्टर की, किसकी बात करते हैं, s करैक्टर या उसी को बोलते हैं s चरित्र। तो इसमें s करैक्टर क्या मिलता है, 33%। जबकि अगर हम बात करें sp3 संकरित कार्बन की तो उसमें जो आपके s करैक्टर मिलता है वो मिलता है 25%। तो गाइस चूंकि इसमें आपके s करैक्टर क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ s करैक्टर क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो अगर s करैक्टर ज़्यादा है तो उस अवस्था में जो कार्बन होगा उस कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो विद्युत ऋणता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर यहाँ पर कार्बन का जो s करैक्टर 25% बोले तो कम है तो इसकी गाइस जो विद्युत ऋणता होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यहाँ आपके जो कार्बन है उसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम है। अब गाइस अगर हम बात करें क्लोरीन की तो अपन को पता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब चूंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो विद्युत ऋणता ज़्यादा होने का मतलब ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और अगर बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर आएगा आपके आंशिक ऋणावेश और यहाँ आएगा आंशिक धनावेश। ठीक है, ऐसे कैसे, यहाँ ये क्लोरीन है ये कार्बन है। अब चूंकि कार्बन की तुलना में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ आएगा आपके आंशिक ऋणावेश और यहाँ कार्बन पर आएगा आंशिक धनावेश। अब गाइस देखो चूंकि जो ये कार्बन है इस कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, इस कार्बन की तुलना में यहाँ ज़्यादा है
तो चूंकि इसकी विद्युतीयता ज़्यादा हो रही है, तो जो आपके ये बंद के इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, ये कार्बन क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। और अगर ये कार्बन इसका विरोध करेगा तो यहाँ जो आंशिक ऋणावेश आ रहा है, उस आंशिक ऋणावेश में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जबकि चूंकि यहाँ पर कार्बन की विद्युतीयता क्या है, कम है, तो जो क्लोरीन आपके बंद के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी चूंकि विद्युतीयता कम है, इसलिए विरोध तो करेगा लेकिन कम करेगा, और विरोध कम करेगा तो यहाँ आवेश के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। बोले तो इसका आवेश क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो गाइस देखो द्वितीय अगुण किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन के द्वितीय अगुण के अंदर आवेश में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जबकि अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, उसके आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक तो बात होगी आवेश की। अब अपन बात करते हैं दूरी की। तो दूरी के लिए गाइस वापस अपन बनाते हैं इन दोनों की संरचनाएं। तो गाइस सबसे पहले ये आपके क्लोरोबेंजीन, और गाइस ये आपके और ये हो गया आपके साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। अब गाइस अपन को पता है कि क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं, 3 आपके लॉन पेयर होते हैं। यहाँ पर भी क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर होंगे। अब गाइस अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन के अंदर, एक लॉन पेयर है, एक एकल बंध है और एक द्विबंध है। अब गाइस देखो लॉन पेयर और जो आपके द्विबंध है ये आ रहा है एकांतर क्रम में। और जब भी ऐसी अवस्था हो कि आपके लॉन पेयर और द्विबंध एकांतर क्रम में हो, तो इसको बोलते हैं अपन संयुग्मन। और इस संयुग्मन के कारण इसमें होगा अनुनाद। इसमें क्या होगा, अनुनाद। जबकि यहाँ देखो, यहाँ आपके क्या है, लॉन पेयर तो है लेकिन द्विबंध नहीं है, मतलब यहाँ संयुग्मन नहीं है। तो संयुग्मन नहीं है तो यहाँ आपके अनुनाद नहीं होगा। ठीक है। अब गाइस इस अनुनाद से क्या होता है, तो इस अनुनाद से क्या होगा कि जो ये लॉन पेयर है ये आपके यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ के जो बंद बॉन्ड पेयर है वो यहाँ आ जाएंगे। तो गाइस अगर ये लॉन पेयर यहाँ आ रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, द्विबंध बनेगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, द्विबंध। जबकि यहाँ लॉन पेयर आ ही नहीं रहे, तो यहाँ क्या है, एकल बंध। अब गाइस अपन को पता है कि जो द्विबंध होता है, उस द्विबंध की अगर हम बात करें दूरी, तो वो दूरी कम होती है। दूरी कम होने का मतलब इसकी जो लंबाई है वो लंबाई क्या होती है, कम होती है। जबकि यहाँ पर आपके एकल बंध है, तो इस एकल बंध की जो आपकी लंबाई है वो लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो गाइस देखो जो आपके क्लोरोबेंजीन है उसमें दूरी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो क्लोरोबेंजीन के अंदर आवेश भी क्या है, कम, और क्लोरोबेंजीन के अंदर दूरी भी क्या है, कम। तो आवेश और दूरी दोनों ही कम होने पर उस क्लोरोबेंजीन का द्वितीय आगुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि यहाँ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में देखो, यहाँ आपके जो आवेश है वो आवेश भी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ लंबाई बोले तो दूरी भी क्या है, ज़्यादा है। तो उसकी अवस्था में आपके जो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है उसका द्वितीय आगुण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके जो पहला आपके पॉइंट है उसका उत्तर। अब अपन गाइज करेंगे दूसरे पॉइंट की बात। गाइज अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट आप क्या है कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। तो ये कह रहा है आपके कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय है फिर भी आपके जल में अमिश्रणीय। अब ऐसा क्यों? तो गाइज उससे पहले अपन बात करते हैं कि आपके जो एल्किल हैलाइड, अब गाइज एल्किल हैलाइड को अपन प्रतिष्ठित करते हैं RX से। तो जो आपके RX है वो क्या है, ध्रुवीय। और गाइज अपन को पता है कि जो आपके जल को अपन लिखते हैं H2। ठीक है। अब गाइज H2O को ऐसे लिखा जाता है H+ और OH-। ठीक है। और RX को अपन लिखते हैं R+ और X-। तो गाइज ये भी ध्रुवीय है, और आपको पता होना चाहिए कि जो जल है वो भी क्या है, ध्रुवीय। दोनों ही ध्रुवीय है। और गाइज अपना एक नियम है, वो नियम ये है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों ही ध्रुवीय है, मतलब दोनों ही समान है, तो जो आपके ये एल्किल हैलाइड है ये जल में मिश्रण ही होना चाहिए या घुलनशील होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? तो गाइस देखो सबसे पहले बात करते हैं RX की। तो RX के अंदर एक तो प्लस ध्रुव बन रहा है और एक आपके माइनस ध्रुव बन रहा है। मतलब ये क्या है, आपके द्विध्रुवीय। तो अपन यहाँ लिखते हैं R+ और X-। मतलब ये आपके क्या है, द्विध्रुवी है। तो गाइज ये आपके इसका एक अणु, ऐसे कैसे आपके ये दूसरा अणु आ गया, ये R+ और ये X-। तो ये भी क्या है, आपके द्विध्रुवीय। तो गाइज अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये R+ X-, ये R+ X-। इन दोनों में क्या हो रहा है, आपके आकर्षण बल कार्य कर रहा है। मतलब एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। अब गाइज अगर हम बात करें जल की, तो देखो जल में ये होता है,
ये जल का एक अणु, ये जल का दूसरा अणु। तो गाइस देखो, जल के एक अणु का ऑक्सीजन और जल के दूसरे अणु का हाइड्रोजन, इनमें मिलता है आपके हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर कौन सा बंध मिलता है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो जल के अणुओं में मिलता है हाइड्रोजन बंध और जो एल्किल हैलाइड है उसके अंदर मिलता है द्विध्रुव आकर्षण बल। अब गाइस जब अपन क्या करेंगे, इस एल्किल हैलाइड को इस जल में मिला देंगे, तो एल्किल हैलाइड और जल को मिलाने पर अब इनमें आपके क्या होगा, एक नया बंध बनेगा। क्या बनेगा? एक नया बंध बनेगा। तो गाइस जो नया बंध है वो नया बंध क्या है? आपके कमजोर है। नया बंध क्या है? कमजोर है। कमजोर कैसे? तो अपन लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड को जल के अंदर मिलाया जाता है तो एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के बीच में जो नया बंध बनता है वो नया बंध आपके एल्किल हैलाइडों के द्विध्रुव आकर्षण बल तथा जल के हाइड्रोजन बंध की तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है। और कमजोर होने के कारण ये एल्किल हैलाइड जल के अंदर आपके घुलनशील नहीं होता। एक तो ये कारण, दूसरा जो एल्किल हैलाइड है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, उसके कारण भी ये आपके जल में घुलनशील नहीं होता है। तो दो कारण, पहला कारण तो अपन ने क्या बताया कि एल्किल हैलाइड और जल, उन दोनों को जब आपस में घोलते हैं तो उनके बीच में जो नया बंध बनता है वो नया बंध आपके एल्किल हैलाइड के द्विध्रुव आकर्षण बल और जल के अणुओं के बीच के हाइड्रोजन बंध की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए ये घुलनशील नहीं है। दूसरा, एल्किल हैलाइड जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, इसके कारण ये आपके इसमें क्या होता है? अमिश्रणीय होता है। तो ये बात हो गई आपके सेकंड पॉइंट की। अब गाइस अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट आपके है कि आपके ग्रीनियर अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। मतलब ग्रीनियर अभिकर्मक को अपन ऐसी अवस्थाओं में बनाएंगे जहां पर आपके निर्जल, बोले तो जल नहीं होना चाहिए या नमी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो गाइस जो ग्रीनियर अभिकर्मक होता है ग्रीनियर अभिकर्मक, इसका गाइस पहले तो सूत्र होता है RMgX, और ये ग्रीनियर अभिकर्मक गाइस बहुत अधिक क्रियाशील होता है। बहुत अधिक क्या होगा? क्रियाशील होगा। और चूंकि आपके ये बहुत अधिक क्रियाशील है तो उस अवस्था में यदि इसको थोड़ी सी भी नमी मिल जाए, थोड़ी सी भी क्या मिल जाए? नमी, तो जो आपके ये RMgX है ये उस नमी, बोले तो जल से क्रिया कर लेगा। तो आपके देखो ये RMg और X, और यहाँ पर आपके ये जल H2। अब गैस जल को अपन ऐसे लिखते हैं H+ और OH-। तो जो आपके R बोले तो एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा? H+ से जुड़ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपके RH। तो RH मतलब इसको अपन बोलते हैं एल्केन, और पीछे बचा यहाँ पर तो MgX और यहाँ OH, तो एक बन जाएगा आपके MgX और OH। तो अपन देखते हैं जो आपके ग्रीनियर अभिकर्मक है वो जल से क्या करेगा? क्रिया कर लेगा और फिर क्या बना देगा? एल्केन। इसीलिए आपके ग्रीनियर अभिकर्मक का विरजन निर्जलीय अवस्था में करना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।